नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम यूपी आरओ एआरओ पीसीएस के लिए हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौर्योत्तर काल का इतिहास पढ़ेंगे, जो आपके बहुत सारे परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। अक्सर यहाँ से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर अक्सर विद्यार्थी ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं मौर्योत्तर काल का इतिहास। जानने से पहले आप यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइए। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, वहाँ से आप इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। इस मौर्योत्तर काल के इतिहास के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल का इतिहास जानने के स्रोत। दूसरे नंबर पर मौर्योत्तर काल में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर हिंद यवनों का आक्रमण हुआ है, उसको पढ़ेंगे। फिर शक आक्रमण हुआ है, इसको पढ़ेंगे। फिर पार्थिरियाई या पहला आक्रमण हुआ है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद कुषाण वंश, इनका आक्रमण हुआ है, कुषाण वंश आया है, तो इसको पढ़ेंगे। फिर मौर्योत्तर काल के भारतीय राजवंश, जो मौर्योत्तर काल में भारतीय राजवंश हुए हैं प्रमुख, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर शुंग वंश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मौर्यों के बाद शुंग वंश की ही मेन रूप से स्थापना हुई थी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना किया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कण्व वंश, कव्य वंश पढ़ेंगे। फिर सातवाहन वंश पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसकी स्थापना सिमुक ने किया था, सातवाहन वंश की। उसके बाद हम कलिंग का चेदी वंश पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, खारवेल यहाँ के शासक काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे काकाटक नहीं, वाकाटक है, तो वाकाटक वंश पढ़ेंगे। वाकाटक वंश के बाद हम पढ़ेंगे आमीर वंश, आमीर नहीं ये आभीर वंश है, तो आभीर वंश के बारे में पढ़ेंगे, आभीर वंश पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर कालीन राजनैतिक व्यवस्था, तो राजनैतिक व्यवस्था पढ़ेंगे। फिर अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। फिर अगले पॉइंट में 16वें नंबर पर हम पढ़ेंगे मथुरा कला व मथुरा कला शैली। फिर हम मौर्योत्तर धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय कौन से धर्म सबसे ज़्यादा फेमस थे भारत में। उसके बाद हम मौर्योत्तर कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर कालीन मुद्रा व्यवस्था, कि वहाँ पर व्यापार कैसे होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी या फिर मुद्राओं का प्रचलन हो गया था, ये देखेंगे। उसके बाद हम नगरीकरण के बारे में देखेंगे कि उस समय तक कितना तरीके से डेवलप हो गया था नगर मौर्योत्तर काल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है मौर्योत्तर कालीन जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो दो स्रोतों को इसमें हम पढ़ते हैं। पहले एक तो साहित्य है और दूसरा अभिलेख। अभिलेख यानी कि जो पत्थरों पर उकेर कर लिखा गया है उनको पढ़ते हैं। और साहित्य में हम दो प्रकार की पुस्तकों पढ़ते हैं। एक तो स्वदेशी साहित्य, जो हमारे ही देश के विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं, इतिहासकारों द्वारा। और दूसरा साहित्य विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में जैसे कि कोई विदेश से यात्री आया और वहाँ भारत के राज्यों का भ्रमण किया और उसे अच्छी तरीके से जाना पहचाना और फिर अपने देश जाकर हमारे देश के बारे में पुस्तक लिख दे, तो वो जो स्रोत होता है वह विदेशी साहित्य होता है, विदेशी लेखकों द्वारा लिखा हुआ स्रोत। उसके बाद स्वदेशी साहित्य में भी दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमारा किसी धर्म के प्रति झुकाव होता है और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, यानी कि धर्मनिरपेक्ष रहते हैं। इसी क्रम में हम अब बौद्ध ग्रंथ देख लेते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ ये धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इनमें कौन कौन मुख्य ग्रंथ है, तो दिव्यावदान, ललित विस्तार और मंजूश्री मुकल्प। उसके बाद मिलिंद पन्हो मिनांडर नामक शासक के बारे में जानकारी इसमें है।
तो 4 प्रकार के जो साहित्य हैं बौद्ध ग्रंथ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिव्य सदान और ललित विस्तार, मंजूश्री, मुकल्प, मिलिंदपन हो। उसके बाद जैन ग्रंथ देख लेते हैं। तो जैन ग्रंथ मध्योत्तर काल के बारे में जानकारी हमें जैन ग्रंथ येरावली गाथा से मिलती है। इस ग्रंथ को 14वीं शताब्दी में मेषतुंग ने लिखा था। उसके बाद ये मेषतुंग नहीं मेरुतुंग है, याद रखिएगा, यहाँ पर सा के स्थान पर मेरुतुंग ने लिखा था। उसके बाद मनुस्मृति है, इसके लेखक आचार्य मनु महाराज थे, ये भृगु वंश के थे। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर, मनुस्मृति को आचार्य मनु महाराज ने लिखा है और यह भृगु वंश के थे। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में पहला है मालविकाग्निमित्रम, इसके लेखक कालिदास हैं। इसमें शुंगकालीन गतिविधियों की जानकारी है। और दूसरा है हर्षचरित, इसके लेखक बाणभट्ट थे। इसमें पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी है। यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी है तो हर्षचरित में। उसके बाद महाभाष्य है, महाभाष्य यहाँ पर भी आधा खा है, इसके लेखक पतंजलि जी हैं और इसमें शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्योंकि जो पतंजलि जी हैं वो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल के समय ही उनके पुरोहित थे। इन्होंने जब 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे तो उन अश्वमेध यज्ञों के बारे में जो कराया गया था वो पुरोहित थे इस अश्वमेध यज्ञ के, तो इन्होंने ही कराया था। तो महाभाष्य पतंजलि का ग्रंथ है और इन पुष्यमित्र शुंग के बारे में इस ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद है अगला विदेशी साहित्य। तो ये तो रहे देशी साहित्य, अब है विदेशी साहित्य। पहली है नेचुरल हिस्टोरिका, इसके लेखक कौन है पूछा जाता है तो प्लिनी है। इसने लैटिन भाषा में यह पुस्तक लिखी है। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट लैटिन भाषा। यह 77 ईस्वी की पुस्तक है। इसमें व्यापारिक संबंधों का उल्लेख है। प्लिनी अपने देश की अर्थव्यवस्था पर आंसू बहाता है, यानी कि यह अपने देश की अर्थव्यवस्था की काफ़ी आलोचना करता है। उसके बाद अगली पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी, इसका लेखक अज्ञात है। यह 80 ईसा से 115 ईस्वी के बीच लिखी गई है। इसमें पहली सदी की भारतीय व्यापारिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जियोग्राफी है तीसरा ग्रंथ। यह पुस्तक टॉलमी द्वारा 150 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें भूमध्य सागरीय देशों के व्यापारिक संबंधों का वर्णन किया गया है। उसके बाद अभिलेखी साक्ष्य। तो अभी तक तो थे साहित्यिक साक्ष्य, अब दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अभिलेखी साक्ष्य। तो कौन से अभिलेख हैं जिनसे हमें मध्योत्तर काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला है अयोध्या का अभिलेख, धनदेव द्वारा बनवाया गया इसे। दूसरा है बेसनगर अभिलेख, हेलिपोडोरस द्वारा इसको बनवाया गया है। तीसरा है नामा घाट अभिलेख, नागानिका द्वारा इसको खुदवाया गया है। चौथा है नासिक अभिलेख, गौतमी बलश्री द्वारा इसको खुदवाया गया है। पांचवा है जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन द्वारा इसको खुदवाया गया है। उसके बाद मौर्योत्तर कालीन भारतीय राजवंश। तो कौन कौन थे मौर्योत्तर कालीन भारतीय राजवंश, इसको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आया था शुंग वंश, क्योंकि इन्होंने ही मौर्यों को सबसे पहले पराजित किया था। तो अंतिम मौर्य शासक था वृहद्रथ। तो वृहद्रथ को किसने पराजित किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। और इसी ने पुष्यमित्र शुंग ने वृहद्रथ को पराजित करके शुंग वंश की स्थापना किया था। दूसरा है कण्व वंश। तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। तीसरा है वाकाटक वंश, यानी कि विंध्य शक्ति। उसके बाद सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था और वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने किया था। फिर आता है इच्छांकु वंश। तो इच्छांकु वंश की स्थापना श्री शांतमूल ने किया था। उसके बाद आता है चेदी वंश। तो चेदी वंश की स्थापना महामेघवाहन ने किया था।
उसके बाद आता है आभीर वंश। इसकी स्थापना ईश्वर सेन ने किया था। तो आभीर वंश की स्थापना ईश्वर सेन ने किया था। ये थोड़ा मिस टाइप हो गया है, आमीर लिखा है तो आभीर वंश। उसके बाद अगला है शुंग वंश का इतिहास। अब शुंग वंश के बारे में हम देख लेते हैं कि कितने शासक हुए हैं शुंग वंश के इतिहास में। तो पहला तो पुष्यमित्र शुंग है, जिसकी स्थापना ही इन्होंने ही किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने ही इसकी शुंग वंश की स्थापना किया था। दूसरा इनके पुत्र हैं अग्निमित्र, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मालविकाग्निमित्रम इन्हीं की ऊपर लिखी गई रचना है। उसके बाद है वसुमित्र, फिर है ब्रजमित्र, और है भागभद्र, और फिर देवभूमित्र अंतिम शासक है शुंग वंश के। उसके बाद हम देख लेते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक है शुंग वंश के। तो इनका शासनकाल था 184 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व। और इसके बारे में जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, मत्स्य पुराण, हर्षचरित, मालविकाग्निमित्रम और गार्गी संहिता से मिलती है। और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और यह शुंग वंश का संस्थापक था। इसकी उपाधि सेनानी एवं सेनापति की थी। यह अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था। इसने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश नामक ब्राह्मण वंश की स्थापना की। और बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। तो यहाँ पर बाणभट्ट ने पुष्यमित्र को हर्षचरित में क्या कहा है? अनार्य, यानी कि आर्य ना है, जो आर्य ना हो उसे अनार्य कहते हैं। उसके बाद हम अयोध्या अभिलेख देख लेते हैं। यह अभिलेख पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है, यानी कि मुख्य रूप से कहें तो पुष्यमित्र शुंग का ही यह अभिलेख है अयोध्या का। इसमें उल्लेख मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इस अश्वमेध यज्ञ को पतंजलि ने करवाया था। तो इनके राज दरबार में पतंजलि महाविद्वान रहते थे, इन्होंने ही अश्वमेध यज्ञ को कराया था। इस अभिलेख में यवन आक्रमण का उल्लेख है। यवनों ने माध्यमिक नगरी चित्तैन और साकेत अवध पर आक्रमण किया, मगर पुष्यमित्र शुंग ने यवनों को पराजित कर दिया था। उसके बाद यवनों के आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम और गार्गी संहिता में भी मिलता है। और देख लेते हैं अश्वमेध यज्ञ और पुष्यमित्र शुंग। तो 2 अश्वमेध यज्ञों को पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। पहला है अश्वमेध यज्ञ शासक की सार्वभौम सत्ता का प्रतीक था। इसके यज्ञकर्ता बहुत बड़ा दानकर्ता बन जाता था, यहाँ तक कि स्नान के बाद वह दूसरे से वस्त्र मांगकर पहनता था। तो अश्वमेध यज्ञ जो भी शासक कराता था उस समय वह माना जाता था सबसे बड़ा दानी, और वह अपना सब कुछ दान कर देता था, यानी कि अपने वस्त्र समेत वह दान कर देता था और उसे फिर बाद में भिक्षा मांगकर अपने वस्त्र पहनने होते थे। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख इसके राज्यपाल धनदेव के अयोध्या लेख में भी मिलता है। धनदेव व पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या का राज्यपाल था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। इस अश्वमेध यज्ञ को गोनल्द यानी कि गोंडा उत्तर प्रदेश निवासी पतंजलि ने करवाया था, और पतंजलि व्याकरणाचार्य पाणिनि के शिष्य थे। उसके बाद हम देख लेते हैं पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म। तो पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म का क्या संबंध रहा है? तो बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का उत्पीड़क माना गया है। उसके बाद दिव्यावदान में वर्णित है कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर देगा। बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि उसने घोषणा की थी कि जो उसे एक बौद्ध भिक्षु का सर देगा वह उसे 100 दीनारे देगा। लेकिन बौद्ध ग्रंथों पर गहराई से अध्ययन किया जाए तब हमें पता चलता है कि बौद्ध ग्रंथों की ये बातें अतिशयोक्ति थी, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग की धार्मिक नीति सहिष्णुता की थी, ना कि असहिष्णुता की।
उदाहरण के रूप में पुष्यमित्र शुंग ने सांची में 2 स्तूपों का निर्माण कराया था और अशोककालीन सांची के स्तूप पर काष्ठ वेदिका, काष्ठ यानी कि लकड़ी की वेदिका की जगह पर पत्थर की वेदिका लगवाई थी। तो ये कहा जाता है कि इसने भी सांची स्तूप में जो लकड़ी की वेदिकाएं चारों तरफ स्तूप के बना दी जाती हैं, उनको हटवाकर इसने पत्थर की वेदिकाएं वहाँ किनारे पर लगवाया था। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के अंतिम दिन, पुष्यमित्र शुंग इस वंश का संस्थापक व सबसे पराक्रमी शासक था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक शासन किया था। मालविकाग्निमित्रम में वर्णन मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शासक बना। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंगवंश, तो पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शासक बना था। कालिदास के बाद मालविकाग्निमित्रम में उल्लेख मिलता है कि अग्निमित्र के समय भी यवनों का आक्रमण हुआ था और यवनों को सिंधु नदी के किनारे वसुमित्र ने पराजित किया था। अग्निमित्र के बाद वसुमित्र शासक बना था और वसुमित्र के बाद व्रजमित्र और भागभद्र शासन किए थे। भागभद्र के समय में ही यवन शासक एंटिमालकीडस ने हेलियोडोरस नामक अपना राजदूत भेजा था। उसके बाद देवभूति अंतिम शासक बनता है जो शुंग वंश का था। इसके मंत्री वासुदेव ने इसकी हत्या करके नवीन वंश की स्थापना की थी जिसे कण्व वंश कहा जाता है और यह 45 वर्ष तक चला था। तो कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने किया था। भूमिमित्र दूसरा इसका राजा था और तीसरे नंबर पर नारायण राजा था। चौथे नंबर पर सुशर्मन यानी कि सुशर्मा इसका राज शासक बना था। इसकी हत्या सुमुख ने करके नवीन वंश सातवाहन की स्थापना किया। तो सिमुक ने सुशर्मन यानी कि सुशर्मा की हत्या किया। उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश का शासक बना। संस्थापक सिमुक या सिप्रक, अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ। तीसरे नंबर पर प्रथम राजधानी धान्यकटक या अमरावती। चौथे नंबर पर द्वितीय राजधानी प्रतिष्ठानपुर या पैठन। पाँचवें नंबर पर राजकीय भाषा प्राकृत, अभिलेखों की भाषा प्राकृत। उसके बाद विशेष क्या है, तो सातवाहन शासक अपने मातृ नामों से पहचाने जाते हैं। प्राचीन भारत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन था, तो सातवाहन वंश था और सातवाहन शासक ब्राह्मण थे। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले वंशों में सातवाहन वंश है और ये ब्राह्मण वर्ग के थे। उसके बाद सिमुक पहला संस्थापक, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। उसके बाद इसने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके सातवाहन वंश की नींव रखी थी। राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र है इसकी। तो सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठानपुर यानी कि महाराष्ट्र में होती थी। पुराणों में इस वंश को आंध्र, जबकि अभिलेखों में इस सातवाहन वंश को क्या कहा गया है, सातवाहन कहा गया है। तो पुराणों में आंध्र कहा गया है और अभिलेखों में सातवाहन। इसीलिए संयुक्त रूप से इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद सातकर्णी प्रथम, राजधानी प्रतिष्ठानपुर, पत्नी नागनिका, अश्वमेघ, 2 अश्वमेघ यज्ञों को इसने किया और राजसूय यज्ञ भी इसने किया। उसके बाद उपाधि प्रतिष्ठानपति और दक्षिणापति। उसके बाद पिता कौन था, तो सिमुक इसका पिता था। उसके बाद नानाघाट अभिलेख, यह अभिलेख सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागानिका का है। यह पहला अभिलेख है जिसमें भूमिदान का उल्लेख है। इसमें उल्लेख है कि सातकर्णी प्रथम ने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं श्रवणों को भूमिदान किया था। इस लेख में सातकर्णी प्रथम को दक्षिणापति कहा गया है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद नागानिका ने अपने पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन आरंभ किया था। यह पहली भारतीय महिला शासिका थी। उसके बाद हाल अगले शासक शासन करता थे।
हाल इसके पूर्व भी कई सातवाहन थे, लेकिन वे अयोग्य थे। हाल शासक के साथ साथ बहुत बड़ा साहित्यकार व कवि भी था। इसने गाथा सप्तशती की रचना प्राकृतिक भाषा में किया था। गाथा सप्तशती बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है, आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। हाल की कौन सी रचना फेमस है? तो गाथा सप्तशती, और यह प्राकृतिक भाषा में है। उसके बाद इसके दरबारी सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक पुस्तक लिखी थी, और फिर इसके दरबारी गुणाढ़ ने बृहत कथा कोश की रचना किया था। तो गुणाढ़ भी इसके दरबारी कवि थे। उसके बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन कौन समय तक आया था? तो 80 से 140 ईसा पूर्व तक। इसकी स्थापना गौतमी बलश्री, उपाधि अद्वितीय ब्राह्मण, एकराट, महाराज स्वामी, यह इसकी उपाधियां हैं। संस्थापक वेणाकटक नगर इसकी स्थापना किए थे। उसके बाद नासिक अभिलेख, यह अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री का है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री का अभिलेख है नासिक अभिलेख। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने माता के साथ शासन किया था। उसके बाद इसमें उल्लेख है कि घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। तो इसके अभिलेखों में उल्लेखित है कि घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। इसमें उल्लेख है कि शक वंश के राजा शासक नहपान ने इसने पराजित किया था। तो नहपान को इसने पराजित किया था, शक वंश के शासक को। यह बात जोगलथम्बी मुद्रा भांड से भी साबित होती है। शक विजय के उपलक्ष्य में ही वेणाकटक नगर की स्थापना किया गया था। उसके बाद इसने भी भूमिदान दिया। तो भूमिदान सबसे अधिक सातवाहनों ने दिया। और वशिष्ठी पुत्र पुलमानी, इसकी उपाधि दक्षिणापथेश्वर, संस्थापक नवनगर की इन्होंने स्थापना किया। उसके बाद अभिलेख नासिक अभिलेख है। इसमें जीपीएस को राम कृष्ण और अर्जुन जैसा योद्धा कहा गया है। उसके बाद पुलमामी संघर्ष शकों की कार्दमक शाखा से हुआ है। इसको कार्दमक शाखा के शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया था, क्योंकि इसके भाई श्री सातकर्णी से इस प्रसंग का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में भी हो गया था। क्योंकि इसके भाई श्री सातकर्णी से रुद्रदामन की पुत्री का विवाह हुआ था। इस प्रसंग का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में भी मिलता है। उसके बाद अगला है श्री सातकर्णी, यह पुलमावी का भाई और रुद्रदामन का दामाद था। उसके बाद यज्ञ श्री सातकर्णी, यह सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसके सिक्के सोपारा से मिले हैं। इसके सिक्कों पर नाव की आकृति बनी है, जो इसे जलयान और समुद्री व्यापार के प्रेम का परिचायक बताते हैं। उसके बाद पुलमावी या पुलमावी चतुर्थ, यह सातवाहन वंश का अंतिम सम्राट था। इसके समय काल में सातवाहनों की शक्ति क्षीण हो गई थी। तो पुलमावी चतुर्थ के अंतर्गत सातवाहनों की शक्ति क्षीण हो गई थी। सातवाहनों से आभीरों ने प्रतिष्ठानपुर को छीन लिया था। सातवाहनों के बाद प्रतिष्ठानपुर में आभीरों ने अपनी सत्ता स्थापित किया था। इस समय उत्तरी किनारा तट और मैसूर में कदम्बों का शासन स्थापित हुआ। उसके बाद आंध्र प्रदेश में इक्ष्वाकुओं ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। इसी समय पल्लवों ने दक्षिणी पूर्वी भारत में अपना शासन स्थापित किया था। उसके बाद आभीर वंश है। आभीर वंश काफ़ी ज़्यादा फेमस वंश है। इसकी स्थापना ईश्वर सेन ने किया था। प्रतिष्ठानपुर या पैठन इसका राजधानी थी। द्वितीय राजधानी नासिक थी। उसके बाद
इसका कार्य क्या था? 248 से 249 ईस्वी में कलचुरी चेद संवत चलाया गया था। और अगला है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश की स्थापना श्री शांतमूल ने किया था। राजधानी नागार्जुनकोंडा ने इसकी राजधानी रखी गई थी। यहाँ पर विजयपुर भी इसको कहा जाता है। कुल शासन समय 100 वर्ष है। शासन का मुख्य क्षेत्र कृष्णा नदी और गुंटूर जिला। अनुयायी ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म इसके अनुयायी थे। उसके बाद कलिंग का चेदी वंश। तो कलिंग का चेदी वंश, इसके स्थापना महामेघ वाहन था और इस वंश का प्रसिद्ध शासक खारवेल था। खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग का प्रमुख शासक था। इसकी राजधानी भी कलिंग थी, प्राचीन नगर। और 16वें वर्ष ऋजु राज बना। 21 या 24 वर्ष की उम्र में यह शासक बना था सिमुख। उसके बाद खारवेल 24 वर्ष की उम्र में शासक बना। उपाधि धर्मराज, कलिंगाधिपति और महाराज। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।